हेलो दोस्तों। आज हम सरस्वती की दूसरी क्लास देखेंगे। कल हम क्लास सरस्वती स्टार्ट कर दिए हैं। सरस्वती पांडे जो बुक है उसको कल हम 2 शब्द देखे थे, उनके क्या क्या शब्द थे। अभी मुझे उनका 2 शब्द ये समझ में आ गया कि जो सजन जाएंगे वो साकरे रोए मरेंगे नैन, ऐसा करके है ना। तो उसमें कोई सरफुद्दीन अबू अली बताया, कोई अमीर खुसरो। तो वैसे अमीर खुसरो यूजीसी नेट ने माना। तो देखो स्टार्ट में ही सरस्वती पांडे लिखने वाले इन्होंने ये बात स्पष्ट पहले ही बता दिया कि भैया 2-4 जगह कन्फ्यूजन है, उससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसको ये भी मानते हैं वो भी मानते हैं। तो आज हम भाषा देखेंगे। देखिए, सुनिएगा ज़रूर। भाषा शायद मेरे माध्यम से आपको इतनी जल्दी याद हो जाए ना कि आप सोच नहीं सकते। और मैं तो ये आपको बोलूँगी भी कि देखिए, आपको जो नहीं याद होता उसको बताइएगा कमेंट में, मैं 1 मिनट में याद करवाऊँगी। ऐसा तो मुझे विश्वास है कि मैं ये कर लूँगी। कि जो भी कठिन से भी कठिन, जो भूलने कहते नहीं लोग कि भूल जाते मैम भूल जाते हैं, अब भूलेंगी भी नहीं। ऐसा आसान शब्दों में चर्चा करेंगे। आज हम लोग वासुदेव नंदन का भाषा पढ़ने जा रहे हैं। कोशिश यही करूँगी कि वासुदेव नंदन का डेली 1 क्लास डालूँ। वासुदेव नंदन नहीं, सरस्वती पांडे का। बहुत जल्द वासुदेव नंदन भी ग्रामर भी पढ़ूँगी, ग्रामर तो बहुत अच्छे से। आज हम सरस्वती पांडे पढ़ेंगे। भाषा देखिए, भास शब्द संस्कृत भास धातु से निष्पन्न है। भाषा शब्द संस्कृत भास धातु से निष्पन्न है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाषा शब्द किस धातु से बनता है। तो भाषा शब्द भास धातु से बनता है। भाषा का अर्थ क्या होता है? भाष व्यक्तव्याम वाची, अर्थात व्यक्तवाणी जो होता है वो भाषा होती है। ये भाष्यते वक्त वाक्य रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। भाषा किसे कहते हैं? जो व्यक्तवाणी में अभिव्यक्त की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दिया। देखिए, यहाँ पर जो 8-9 परिभाषाएं दी हैं, हमको उसको किसी न किसी तरह करके दिमाग में सेट करना है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैम हम भूल जाते हैं। हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको ऐसा ट्रिक और ऐसी योजनाएं बताएंगे ना कि आपको दिमाग में हमेशा याद रहेगा। जैसे व्यक्ता वाची वर्णा ऐसा ता इमे व्यक्त वाचा, अर्थात जो वाणी वाक्यों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर हम ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं कि व्यक्तावाची वारणा ऐसा ता इमे व्यक्त वाचा पातंजलि का है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकता है। तो कामता प्रसाद गुरु का है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए जो व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। श्याम सुंदर दास। भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयव मतलब शरीर के अंगों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं। वही भाषा है। मंगल देव शास्त्री। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको श्रमिष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बाबू राम सक्सेना। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, किसके द्वारा? ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बाबू राम सक्सेना। और अर्थवान कंठोद गृढ़ ध्वनि स्पष्ट ध्वनि समष्टि ही भाषा है। सुकुमार।
और भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत का सार्थक ध्वनि समष्टि है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके वो भोलानाथ तिवारी। भाषा यादृक्ष रूढ़ उच्चरित ध्वन संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय संयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करता है। देवेंद्र नाथ शर्मा। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ये पांडुरंग दामोदर। देखिए ये 9 भाषा की परिभाषा जो दिया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 9 में से एक न एक परिभाषा आपको आना ही आना है, एक न एक आपसे पूछेगा ही पूछेगा। हमने पढ़ लिया पर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे ना कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये किसका है, पूरा तो नहीं याद होएगा। जैसे व्यक्ता वाची वर्णा ऐसा ते इमे व्यक्तवाचा, किसने कहा? वाची, तो पातंजलि ने कहा। जैसे पातंजलि का सामान लेके आता है कोई, या पातंजलि का सामान बेचने वाला ऐड करने वाला है ना, तो वो क्या करता है? वो व्यक्तवाची अपने व्यक्त करता है अपने वाची से, वर्णों के द्वारा पातंजलि की बातें बताता है। ए सामता में व्यक्त वाचा, आपके सामने व्यक्त करके अपने वाचों के माध्यम से व्यक्त करके व्यक्तवाची वर्णा, व्यक्त करके वाची के साथ वर्णा पातंजलि के बारे में बताता है। तो जैसे अभी आप ही जैसे हमने आपको ये सरस्वती के बारे में बता रहे हैं, तो सरस्वती के बारे में बताने के लिए हम व्यक्त तो कर रहे हैं ना अपने वाची वर्ण को। उसी तरह पातंजलि का सामान कोई लेके आएगा तो वो व्यक्त करेगा अपने वाची वर्ण से व्यक्त करेगा। तो जहाँ भी व्यक्तवाची वर्ण आ जाए वहाँ पर पातंजलि। कामता प्रसाद गुरु का है। भाषा वह साधन है जैसे जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार आप स्पष्ट समझ सकता है। देखिए भाषा वह साधन है जिससे व्यक्ति काम करता है। कामता प्रसाद गुरु से काम करता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति काम करने जाता है। तो साधन पकड़ के व्यक्ति एक दूसरे के यहाँ जाते हैं ना, जैसे साधन पकड़ के हम वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, पर एक स्थान से दूसरे स्थान पे भाषा का वह साधन है। तो साधन पकड़ के क्यों जाते हैं? काम के चक्कर में जाते हैं, ऐसे वैसे नहीं जाते। जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है। जैसे जो हमारे विचार हैं, हम मनुष्य हैं ना, तो हम मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर रहे हैं। क्या प्रकट कर रहे हैं? भली भांति अपने काम के विचार कि हम ऐसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे, ऐसा करेंगे, साधन पकड़ के जाएंगे। तो वो कामता प्रसाद गुरु है। दूसरों के लिए आप स्पष्टता समझ सकता है, दूसरों के विचार आप स्पष्टता, भाषा के द्वारा आप काम के चक्कर में इधर उधर बात करेंगे, साधन पकड़ के जाएंगे, दूसरों के विचार अपने आप समझ लेंगे भाषा के माध्यम से, और दूसरों के विचार अब स्पष्टता समझ लेंगे। काम के चक्कर में कामता। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, जैसे श्याम सुंदर ने कहा, तो एक मनुष्य हम हैं और एक मनुष्य आप भी तो हैं। एक हम बोल रहे हैं और एक आप मनुष्य हैं सुन रहे हैं। तो हम मनुष्य बोल रहे हैं, आप एक मनुष्य सुन रहे हैं। और वस्तु क्या रखे हैं? वस्तु हम रखे हैं ये क्या बोलते, सरस्वती पांडे रूपी वस्तु रखे हैं। और इस वस्तु के बारे में हम अपना विचार आदान प्रदान कर रहे हैं। अपनी इच्छा और मति, हम अपनी इच्छा और मति के माध्यम से अपने इस वस्तु रूपी जो सरस्वती वस्तु रखे हैं, इसका विचार अनुदान प्रदान कर रहे हैं। यही क्या है? भाषा है। तो जैसे श्याम सुंदर दास से आप जोड़ लीजिए। एक जगह से आपने गाना सुना होगा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। तो जब सुदामा जी गए थे श्याम सुंदर दास के यहाँ, श्याम सुंदर के यहाँ, तो ढेर सारी वस्तु रख करके वो क्या करते हैं, ढेर सारी वस्तु को रख करके वो क्या करते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच, वस्तुओं के बीच अपनी इच्छा और मति का प्रदान करते हैं। ढेर सारी वस्तु ला के रख दिए, बोले लो जो तुमको लेना हो ले लो। तो लेने के लिए वस्तु के बारे में विचार विनिमय आदान प्रदान श्याम सुंदर दास करते हैं भाषा के माध्यम से।
अब है मंगलदेव शास्त्री। भाषा मनुष्यों की वह चेष्टा या व्यापार है। देखिए, मंगलवार को हनुमान जी का दिन रहता है, तो आपको मनुष्य की चेष्टा होना चाहिए कि आप अपना व्यापार मंगलवार को करें। मंगलवार को व्यापार करने से हनुमान जी का क्या बोलते हैं दिन रहता है। तो जहाँ भी आपको भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार का दिखे ना, व्यापार करने की चेष्टा मंगलवार को, जैसे हमको पढ़ाने की चेष्टा जग गई कि यूट्यूब पे पढ़ाएं, नौकरी वैसे भी पढ़ पढ़ के थक गए, पता नहीं नौकरी मिले कि न मिले, ये तो उम्मीद हम खो ही दिए हैं। पर अब हमारे मन में ऐसी चेष्टा आ रही है कि मंगलवार के दिन से हम, आज मंगलवार भी है, मंगलवार दिन से हम अपनी चेष्टा व्यापार करने की चेष्टा करेंगे। तो मंगलदेव शास्त्री भाषा मनुष्यों को की उस चेष्टा व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य उच्चारण उपयोगी शरीर अवयव का मतलब अंग उच्चारण किए गए वर्णात्मक शब्दों द्वारा अपने विचार प्रकट करेंगे। तो बाबूराम सक्सेना। अब है, देखिए, सुकुमार सेन क्या कहते हैं, हमारे शरीर में सबसे सुकुमार क्या होता है, हमारा कंठ है। कहते हैं अगर अभी कंठ दाब देंगे तो हम तुरंत मर जाएंगे, पर हमारा सबसे सुकुमार वस्तु क्या है, कंठ है। तो जहाँ पर अर्थवान कंठोद गीढ़ ध्वनि श्रेष्ठि आए वह सुकुमार है। भोला भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृप्त वह सार्थक ध्वनि श्रेष्ठि है जिसके विश्लेषण और अध्ययन हो सके। देखिए, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से, तो भाषा जो है निश्चित प्रयत्न, भोलानाथ तिवारी ने भाषा का निश्चित प्रयत्न किया और मनुष्य के मुख से किया, इधर उधर से नहीं किया। भाषा का निश्चित प्रयत्न जो फलस्वरूप हुआ है ना, मनुष्य के मुख से हुआ और भोलानाथ ने करवाया, निसृप्त होकर करवाया, सार्थक ध्वनि श्रेष्ठि है, विश्लेषण और अध्ययन हो सके। तो मुख से भोलानाथ जो है मुख से विश्लेषण और अध्ययन करते हैं। तो मुख से विश्लेषण और अध्ययन भाषा का कौन करता है, भोलानाथ। और भाषा को कंठ के द्वारा बोलते हैं, कंठ हमारा सुकुमार है तो सुकुमार। और विचार विनिमय बाबूराम सक्सेना समष्टि रूप से विचार विनिमय करते हैं। मंगलवार को हमें चेष्टा रहती है व्यापार करने की, मनुष्य और मनुष्य के बीच ढेर सारी वस्तुओं को रख करके विचार विनिमय करना, आदान प्रदान श्याम सुंदर दास हैं। फिर है भाषा वह साधन है जिसके चक्कर में हम साधन पकड़ के जाते हैं, काम के चक्कर में जाते हैं। तो भाषा वह साधन है जो हम काम के चक्कर में जाते हैं, कामता प्रसाद गुरु जो भली भांति प्रकट भी करता है स्पष्ट रूप से काम के चक्कर में। अब यहाँ पर दूसरे हैं देवेंद्र नाथ शर्मा। जब हम वासुदेव नंदन पढ़ते हैं ना, तो वासुदेव नंदन के पहले ही पृष्ठ में भाषा के बारे में देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा, क्या कहा, भाषा यादृक्ष रूढ़ है, भाषा यादृक्ष है, भाषा रूढ़ है और संकेत की वह प्रणाली है। यादृक्ष है, रूढ़ है और संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति होता है। तो भाषा को यादृक्ष माना किसने, भाषा को रूढ़ किसने माना, भाषा को संकेत किसने किया, देवेंद्र नाथ शर्मा। भाषा यादृक्ष, भाषा रूढ़, भाषा संकेत, ये देवेंद्र नाथ शर्मा। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हदगत भावों तथा विचारों को प्रकटीकरण है, वो भाषा है। तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों और विचारों को प्रकटीकरण, ये भाषा है। तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा पांडुरंग दामोदर गुणे। तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा आप हमारे गुण को बताइए कि क्या है गुण। तो ये हुआ इनका पांडुरंग दामोदर गुणे का, तो ये हमारा भाषा है। तो ये भारतीय विद्वान के अनुसार एक एक दो दो शब्द ऐसा पकड़ के रखिए कि वक्ता वाची पातंजलि का है, भाषण व साधन है जिसके द्वारा हम काम करने के लिए जाते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु मनुष्य और मनुष्य के बीच ढेर सारी वस्तु रख करके विचार विनिमय श्याम सुंदर दास करते हैं। भाषा मनुष्य की वह चेष्टा व्यापार है जो मंगलवार को शुरू होती है। भाषा द्वारा मनुष्य क्या करता है, विचार विनिमय और समष्टि रूप से करता है। तो बाबूराम सक्सेना समष्टि रूप से भाषा के रूप बताते हैं। हमारा कंठ सुकुमार होता है, तो अर्थवान कंठोत्कीर्ण ध्वनि समष्टि सुकुमार। फिर है भाषा निश्चित प्रयत्न फलस्वरूप, तो भाषा निश्चित फलस्वरूप भोलानाथ तिवारी करते हैं। यादृक्ष भाषा है, रूढ़ है और संकेत है, ये देवेंद्र नाथ शर्मा। और ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा
गुड़ बताया जाता है। तो पांडुरंग दामोदर गुड़े। अब हम क्या देखेंगे, ये पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भाषा, ये तो हिंदी विद्वानों के अनुसार है। अब हम पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार देखेंगे, क्या देखेंगे कि भाषा और कुछ ध्वनि नहीं, केवल मानव की चतुर्बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसके मदद से हम अपने विचार सरलता तात्पर्यता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य कृत पदार्थों के रूप में करना उचित है। तो मैक्स मूलर। अब आप मैक्स मूलर का कैसे याद करेंगे, जैसे मैक्स मूलर, तो मैक्स करके भाषा और कुछ नहीं केवल मनुष्य की चतुर बुद्धि है आविष्कृत एक ऐसा उपाय है। तो भाषा और कुछ नहीं, मैक्स जैसे हम लोग मिक्स करते हैं ना, एक दूसरे में सब कुछ मिक्स करके हम बोले जानते हो भैया भाषा कुछ नहीं है, भाषा केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक उपाय है। भैया जानते हो भाषा कुछ नहीं है। मैक्स ढेर सारा मिक्स करके मैक्स मूलर ने कहा भाषा कुछ नहीं है, भाषा तो केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है। तो भाषा को कुछ नहीं बोलते मिक्स करके मैक्स मूलर, और क्या बोल दिए भाषा क्या है, चतुर, मानव की चतुर बुद्धि है। तो मानव की चतुर बुद्धि के द्वारा, अगर आपके पास चतुर बुद्धि नहीं होगी तो आप कैसे मिक्स करेंगी ना। जैसे हम आपको 1 किलो कांदा दे दें, वो आलू दे दें, कांदा दे दें, जो भी दे दें 5-6 चीज़, उसको मिक्स करने के लिए आपको चतुर बुद्धि तो होनी चाहिए ना। तो चतुर बुद्धि है आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता से तात्पर्यता से दूसरों पर प्रकट कर ले। पता है मिक्स करके आप व्यक्ति क्या करता है, अपने विचार सरलता से तात्पर्यता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं उसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। तो आप जो चाहते हैं मिक्स करके आप सब कर सकते हैं। मिक्स करके भाषा के माध्यम से आप तात्पर्यता से करेंगी, सरलता से करेंगी, मिक्स करके आप केवल अपने चतुर बुद्धि से ही करेंगी मानव, भाषा और कुछ नहीं है। मिक्स करके ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण। हेनरी स्वीट, पता है हे नरी, हम कहे हे नरी आपसे स्वीट बात करूं तो बोले क्या, बोले ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा आप प्रकटीकरण ही भाषा है। तो ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा आप विचार प्रकट करिए, वही स्वीट है। तो हे नरी ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचार आप प्रकट करिए, यही स्वीट है। भाषा उस स्पष्ट सीमित और संकुचित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की गई। आपको पता है ना पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक कौन है, क्रोचे। क्योंकि अभिव्यंजना कोच के बताते हैं, खूब कोचते हैं, कोच के बताते हैं। तो भाषा उस स्पष्ट सीमित और सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं। तो भाषा को स्पष्ट किसने किया, सीमित किसने किया, सुसंगठित किया। तो जब भाषा को हम स्पष्ट बताते हैं, भाषा को हम सीमित बताते हैं, भाषा को हम सुसंगठित करते हैं, तो भाषा कोच के बताते हैं। तो यही अभिव्यंजना की नियुक्ति है। तो अभिव्यंजना तो ऐसे भी आपको पता है क्रोचे का है, पर आप स्पष्ट होकर के, सीमित होकर, सुसंगठित होकर जब भाषा के बारे में बताएंगी तो वही अभिव्यंजना की नियुक्त की जाती है। तो क्रोचे के अनुसार, और सरलता से तात्पर्यता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं भाषा के माध्यम से। तो वो अगर सरलता आ जाए, तात्पर्यता आ जाए तो मिक्स करके मनुष्य के पदार्थों में करना उचित है। तो मैक्स मूलर। कोचों ने क्या किया, स्पष्ट किया, सीमित किया, सुसंगठित ध्वनि क्रोचे के अनुसार। भाषा एक प्रकार का चिह्न है, चिह्न से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिसके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राही होते हैं, श्रोतग्राही होते हैं, स्पर्शग्राही होते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कहीं भी भाषा को दिखे कि भाषा जो है एक प्रकार का प्रतीक है, अब प्रतीक कई प्रकार के होते हैं। कभी नेत्रग्राही होते हैं, कभी नेत्र से आँखों से देखकर, कभी श्रोतग्राही सुन करके, कभी स्पर्शग्राही मतलब स्पर्श करके। भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राही प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रोत मतलब सुनकर। तो बांद्रे, देखिए हे बंदे, जैसे भगवान प्रकट हो जाए तो बोले हे बंदे आपको क्या ज़रूरत,
क्या काम है, भाषा के माध्यम से आप क्या सीखना चाहते हैं। तो हम बंदे बंदे बोलेंगे, हे बंदे बताओ क्या सीखना चाहते हो। तो हम कहेंगे, प्रभु हम कहे बंदे हमें नेत्र के ग्राह्य से, श्रोत के ग्राह्य से, स्पर्श ग्राह्य से भाषा सिखाइए। तो भाषा को नेत्र के ग्राह्य से और भाषा को श्रोत के ग्राह्य से, भाषा को स्पर्श के ग्राह्य से कौन सिखाएगा, तो हमें बंदे सिखाएंगे, इधर उधर के लोग नहीं सिखाएंगे। हम एक बंदे को पकड़ के लाएंगे, उस बंदे ने हमको नेत्रग्राही, श्रोतग्राही, स्पर्शग्राही के माध्यम से भाषा सिखाया। पर सर्वश्रेष्ठ भाषा उसने किसको माना, श्रोतग्राही को। तो कहीं भी आपको दिखे नेत्रग्राही, श्रोतग्राही, स्पर्शग्राही और तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन ग्राही है, तो एक बंदा जो पकड़ के लाते हैं ना, वो श्रोतग्राही। मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। किसके द्वारा विचार प्रकट करता है, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा, ऐसे वैसे नहीं। जैसे हम तो आपको ये सरस्वती पांडे के बारे में बता रहे हैं, तो किसके माध्यम से बता रहे हैं, अपने ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर प्रयोग करता है। देखिए, एक जगह आपकी चतुर्बुद्धि आई थी। मानव की चतुर्बुद्धि भाषा और कुछ नहीं है, मानव की चतुर्बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक उपाय है कि मानव की चतुर्बुद्धि ने एक उपाय किया तो ये भाषा की आविष्कृत हुआ। ये बात मैक्स मूलर ने कहा। पर यहाँ पर ओत्रे स्पेंसन ने क्या कहा कि भाषा मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपाय करता है। कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी गई। पता है, ओते, जैसे हम कहते नहीं, ओते ये देखो, ओते ने तो कार्यकलाप की भाषा की संज्ञा कहा। तो कार्यकलाप को भाषा की संज्ञा किसने कहा, ओते ये देखो इस पर्सन को, इसने तो मुझे ना भाषा के कार्यकलाप के माध्यम से भाषा सिखाया। तो कार्यकलाप की संज्ञा को भाषा किसने कहा, ओते ये देखो इस पर्सन ने कहा, ओते इस पर्सन ने। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्ति और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। गार्डिनर ने, देखिए जो गार्ड होते हैं ना, आपके यहाँ भी बिल्डिंग में गार्ड होंगे, शायद कोई भी गार्ड हो, कहीं भी गार्ड होता है, तो आपको वो स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार करता है। अगर वो स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार आपके सामने गार्ड नहीं करेगा तो आपको कदापि ये नहीं पता चलेगा कि आपको गार्डन में कौन सा फूल तोड़ना है, कौन सा काम करना है। गार्डन में आप गए हैं तो आपको क्या क्या करना है, ये गार्ड आपको स्पष्ट ध्वनि संकेतों के व्यवहार के माध्यम से आपको ये बात बता देता है कि देखो भाई, आप गार्डन में गार्डिनर ने कहा कि आप गार्डन घूमने आए हो, घूमिए, पर आपको ये बात स्पष्ट ध्वनि संकेतों के माध्यम से हम बता दे रहे हैं व्यवहार करके कि आप गार्डन में कुछ छूना नहीं। ठीक, तो जहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा स्पष्ट ध्वनि संकेत व्यवहार है, स्पष्ट ध्वनि संकेत, वहाँ गार्डिनर हैं, क्योंकि गार्डन में खड़े होके ये बताते हैं। भाषा यादृक्ष ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचार का आदान प्रदान करता है। देखिए, यादृक्ष शब्द आपने एक जगह और देखा, वो यादृक्ष शब्द हमें भारतीय विद्वान बताते हैं, पर ये यादृक्ष शब्द हमें पाश्चात्य विद्वान बताते हैं। तो जो यादृक्ष, भाषा यादृक्ष है, रूढ़ है, संकेत है, भाषा यादृक्ष है, रूढ़ है, संकेत है, तो देवेंद्र नाथ शर्मा। अब भाषा को क्या कहा जाए, यादृक्ष है, ध्वनि संकेत, भाषा के साथ यादृक्ष ध्वनि संकेत, तो ये वो ब्लॉक ट्रेगर हैं। तो भाषा को यादृक्ष कह देना, भाषा को संकेत कह देना, भाषा को ध्वनि संकेत कह देना, यादृक्ष कर देना, रूढ़ कह देना, वो हम भारतीय विद्वान किसने कहा था, वो क्या बोलते हैं, देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा। पर भाषा यादृक्ष ध्वनि संकेतों की प्रणाली है, तो यादृक्ष अकेले शब्द आ जाए और ध्वनि संकेत की प्रणाली है तो उसके माध्यम से मानव शब्द आपने कहीं नहीं देखा। मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ब्लॉक टेगर, तो लाख रुपए लेकर टेगर जो है, ट्रेगर के यहाँ मैं गई और क्या बोलते हैं, लाख रुपए लिया,
और लाख रुपए लिया तो उसने क्या किया, यादृक्ष ध्वनि संकेत प्रणाली बताया। पर यादृक्ष के साथ भाषा यादृक्ष है, भाषा रूढ़ है, भाषा संकेत है। तो देवेंद्र नाथ शर्मा भाषा यादृक्ष ध्वनि संकेत है तो वो लाख रुपया लेकर ट्रेगर ने कहा लाख ट्रेगर हैं। भाषा यादृक्ष ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है। याद रखिएगा, यादृक्ष शब्द देवेंद्र नाथ शर्मा के यहाँ भी आया, यादृक्ष शब्द लाख ट्रेगर के यहाँ भी आया, और लास्ट यादृक्ष शब्द स्त्रुतेवा के यहाँ आया। तो आप याद रखिए कि जब भाषा के साथ यादृक्ष आए, रूढ़ आए, संकेत आए तो वो देवेंद्र नाथ शर्मा, क्योंकि देवता को आप संकेत करती हैं, देवता रूढ़ होते हैं, देवता यादृक्ष होते हैं, तो देवेंद्र नाथ शर्मा। पर जो यादृक्ष के संकेत प्रणाली है तो प्रणाली पता है हमारे यहाँ की प्रणाली बनी जा रही है कि ट्रेगर को लाख रुपए दे देना। भाषा के माध्यम से हमारे यहाँ का ऐसा क्या हो जा रहा है, प्रणाली। अगर प्रणाली शब्द आ जाए, ध्वनि संकेतों की प्रणाली है, तो आप लोगों के यहाँ की प्रणाली होएगी कि कम से कम लाखों रुपए ट्रेलर को दे दिए। चाहे हम लोग को नौकरी मिल नहीं रही है, शायद पढ़ाई छोड़कर ट्रेलर का ही काम करते तो लाख रुपए कमा लेते आज तक। पर यहाँ पर ये हमारे यहाँ की भाषा की यादृक्ष प्रणाली है कि लाख रुपए ट्रेलर को दे के चले आए। तो जहाँ प्रणाली शब्द आ जाए, प्रणाली, वहाँ पर लाख रुपए ट्रेगर को दे के चले आए ट्रेलर को। और जहाँ पर भाषा यादृक्ष है, ध्वनि है, संकेत है, वहाँ पर देवेंद्र शर्मा जी का है। भाषा यादृक्ष ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है। अब जहाँ पद्धति शब्द दिख जाए, जिसके द्वारा मनुष्य समुदाय परस्पर संयोग विचार विनिमय करता है, मानव लाख रुपए ट्रेगर के यहाँ भी है और मानव जो है स्त्रुतेवा के यहाँ भी है। पर एक मानव प्रणाली सीखता है तो लाख रुपए ट्रेगर को दे आता है, और एक मानव के यहाँ पद्धति है तो यादृक्ष पद्धति है तो इस तेवा ओवा करके स्त्रुतेवा इन्हों पद्धति स्त्रुतेवा ने भाषा की यादृक्ष पद्धति सिखाई। स्त्रुतेवा ने क्या सिखाया, भाषा यादृक्ष पद्धति सिखाया, और लाख रुपए ट्रेगर को देकर इसने हमको भाषा की यादृक्ष क्या सिखाई, प्रणाली सिखाई। तो प्रणाली शब्द आ जाए तो लाख रुपए ट्रेगर को दे दीजिएगा। यादृक्ष भाषा यादृक्ष के साथ, भाषा यादृक्ष के साथ पद्धति आ जाए तो आप पद्धति है स्त्रुतेवा, और भाषा के साथ यादृक्ष भी आ जाए, रूढ़ भी आ जाए, संकेत भी आ जाए तो देवेंद्र नाथ शर्मा। अब है भाषा की उत्पत्ति और सिद्धांत। देखिए भाषा की उत्पत्ति किससे माना, इसके प्रवर्तक कौन है। तो भाषा की उत्पत्ति दिव्य उत्पत्ति से किसने माना, प्राचीन धर्म। हमारे प्राचीन धर्म में ना दिव्य की जैसे हमारे प्राचीन जो धर्म है उस धर्म में ग्रंथों में हमें दिव्यों की उत्पत्ति दिखाई देती है। तो प्राचीन दिव्य उत्पत्ति किसका है, तो प्राचीन दिव्य ग्रंथ से प्रवर्तक भाषा की उत्पत्ति प्राचीन धर्म ग्रंथ वाले किससे माने कि प्राचीन ग्रंथों में दिव्य की बातें हैं। संकेत रूसो, तो भाषा की उत्पत्ति रूसों ने किससे माना, संकेत से। शायद रूस हमारा देश था ना, अभी लड़ाई हुआ और हम जानते नहीं, आप लोग जानते भी हैं कि नहीं, हम गांव से हैं और हमारे गांव में एक रूस का पेड़ होता है। रूस के पेड़ से ना हम संकेत करते हैं कि इससे बहुत अच्छी दवा बनती है, तो हम संकेत करते हैं। तो रूस ने क्या माना, संकेत से। ये सिर्फ याद करने के लिए, अन्यथा आप कहीं कोई अर्थ मत लीजिएगा। अच्छा लगे तो देखिएगा, अच्छा नहीं लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, अपना बहन समझकर, कुछ भी बहन समझकर, छोटी बहन समझ के, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा वीडियो मैं बनाती नहीं, पर मैं भी पढ़ते पढ़ते थक गई हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि नौकरी मिले या ना मिले, अब हम एक माध्यम बना लेते हैं यूट्यूब को, उसी से थोड़ा पढ़ाएंगे भी और मन भी थोड़ा वो हो जाएगा, क्योंकि नौकरी तो लग रहा है मिलेगी नहीं, तो थोड़ा मानसिक संतुलन भी डिस्टर्ब हो जाता है सोच करके। तो मैं सोची थोड़ा यूट्यूब के माध्यम से ना अपना पढ़ाई भी होती रहेगी और थोड़ा इधर उधर के ट्रिक्स के द्वारा जोड़ेंगे भी, जिससे आप लोग को भी फ़ायदा होएगा। और बुरा मानिएगा नहीं, अन्यथा और अर्थ लीजिएगा भी नहीं, सिर्फ हम याद करने के लिए है। अगर मैं एक बार आपको बोल दी कि भाषा की उत्पत्ति किससे होती है,
किसने संकेत से माना, तो आप कभी ये बात नहीं भूलेंगी कि रूसों ने, क्योंकि हम रूस को संकेत करते हैं, तो रूस को संकेत करते हैं कि रूस बड़ा लड़ाई करता है, रूस की एक पेड़ होता है, उसकी दवा बनती है। प्राचीन धर्म में भाषा की उत्पत्ति किससे माना, क्योंकि प्राचीन धर्म में दिव्य ज्योति जलती है, दिव्य उत्पत्ति। अब है रणन। प्लेटो, हेस और मैक्स मूलर ने भाषा की उत्पत्ति किससे माना, प्लेटो, हेस और मैक्स मूलर। तो रणन में देखिए, भाषा की उत्पत्ति रणन से किसे माना, तो रण को आप रण बना दीजिए। जब हम रण में जाते हैं, रण मतलब लड़ाई में, रण में जाते हैं लड़ाई करने, तो हम प्लेट में जल्दी जल्दी, हेस नाम का एक लड़का था, प्लेट में मिक्स करके जल्दी जल्दी खा लिया कि चलो रण में चलना है, अगर खाते ही बैठे तो रण हो जाएगा। तो रण में जाने के लिए मिक्स करके मैक्स मूलर, प्लेट में ले करके प्लेटो, हेस ने जल्दी जल्दी सब कुछ खा के रण में चला गया। तो हेस जो है मैक्स करके रण में जाने के लिए मिक्स करके, और प्लेट में हेस ने खा लिया, तो हेस हो गया, प्लेट हो गया, मैक्स मूलर हो गया। हेस ने प्लेट लिया और मिक्स करके फटाफट खा के रण में चला गया। प्लेटो हो गए, हेस हो गए, मैक्स मूलर हो गए। इंगित करना मतलब हमने क्या कहा कि डॉक्टर राय ने इंगित, भाषा की उत्पत्ति इंगित से माना। तो हमने आपको कितनी बार इंगित कर दिया कि आप मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, सिर्फ हम आपको याद कराने के लिए ये ट्रिकों का प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ इंगित इसी लेकर आ रहे हैं, यही मेरी राय है और कुछ नहीं है। तो डॉक्टर राय ने भाषा को इंगित किया, जैसे हमने कहा ना कि हम आपको इंगित कर दे रहे हैं या हमको आपको राय दे रहे हैं। तो भाषा की उत्पत्ति इंगित से किसने माना, तो राय देकर राय ने माना। धातु से किसने माना, तो हेज ने मिक्स करके धातु लेके आया, हेज ने मिक्स करके धातु लेके आया। हेज मैक्स मूलर ने वो धातु से भाषा की उत्पत्ति माना। श्रम ध्वनि, भाषा की उत्पत्ति श्रम ध्वनि से किसने माना, न्यारे। अगर श्रम की ध्वनि, अगर आप श्रम कर रहे हैं तो आपकी ध्वनि जो है न्यारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 4 घंटा काम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, और कोई कुछ बोल दे तो आप उसको बोलते बोलते काट लें, ऐसी ध्वनि मत बोलिएगा। तो श्रम ध्वनि जो है ये क्या है, न्यारी है, न्यारे। तो न्यारे ने भाषा की उत्पत्ति किससे माना, तो श्रम ध्वनि से। चाहे जितना श्रम करिए पर न्यारी ध्वनि होनी चाहिए। संपर्क, जी जी रे वेज, अगर जैसे आप लोग ट्रेन में जाते होंगे तो कभी कभी लोग कहते नहीं हैं वेज के लिए हमसे संपर्क करिए, और भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। तो भाषा की उत्पत्ति संपर्क से किसने माना, अगर आपको वेज खाना हो ना तो जी आपको वेज खाना हो तो हमसे संपर्क कर लीजिए, जी आपको वेज खाना हो ना तो हमसे संपर्क कर लीजिए, जी ठीक है, जी। तो यह भाषा की उत्पत्ति संपर्क से किसने माना, जी रे वेज ने। भाषा की उत्पत्ति समन्वय से किसने माना, समन्वय, हे नरी, स्वीट, हे नरी, नर्स की नरी होती है ना, तो हे नरी तुम स्वीट बोला करो तभी तो समन्वय होगा घर में। जैसे आपके यहाँ एक नरी है, नरी, नर और नरी होती है ना, तो नरी को हम क्या बोलते हैं कि हे नरी स्वीट बोला करो जिससे घर में समन्वय रहे। तो समन्वय करने के लिए घर में अच्छा स्वीट बोलना चाहिए। तो नरी को बोल दीजिएगा कि स्वीट बोले, घर में समन्वय रहेगा। तो भाषा की उत्पत्ति समन्वय से किसने माना, हे नरी ने माना। संपर्क से किसने माना, जी वेज मिलेगा, तो जी री वेज ने माना। श्रम ध्वनि से भाषा की उत्पत्ति किसने माना, अगर श्रम कर रही है तो आपकी ध्वनि न्यारी होनी चाहिए, तो न्यारी ने। धातु जो है, भाषा की उत्पत्ति धातु से किसने माना, धातु को हेज ने मैक्स करके लाया, तो हेज मैक्स मूलर ने धातु से उत्पत्ति माना। भाषा की उत्पत्ति इंगित कौन कर दिया, इंगित करके राय देते हैं। रणन ने भाषा की उत्पत्ति किससे माना, रण में हेज जा रहा था तो प्लेट लिया और मिक्स करके सब रख दिया, तो हेज और मैक्स मूलर और वो क्या बोलते हैं हेज, ये होते हैं, और प्लेटो। संकेत करने के लिए रूसों ने किया भाषा की उत्पत्ति। दिव्य उत्पत्ति किससे माना जाता है, तो प्राचीन धर्म से। अब है सन 1866 में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति सीसियते दा लेंगिस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति की विश्व भाषा निर्माण के 2
दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसने कहा कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण के लिए दो भाषाओं पर विचार नहीं किया जाएगा? तो ये पेरिस 1866 में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति, पेरिस की भाषा विज्ञान की समिति का क्या नाम था? ला सिसियते द लिंग्विस्टिक। तो सीसी करके सीसी कैमरा जहाँ लगा था वहीं पर सीसियते द लिंग्विस्टिक, ये क्या है? समिति का नाम था। इसने निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा के निर्माण में आप दो विचार नहीं करना। तो हम बोले भैया ये बताइए कि वो दो विचार है क्या? एक भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। वो दो विचार क्या हैं? पता है कौन से दो विचार है? हाँ, वो दो विचार क्या हैं? भाषा की विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ। दो विचार पर विचार नहीं करना। सॉरी, थोड़ा रुकने के लिए मैं कंफ्यूज हो गई कि पेज थोड़ा इधर उधर तो नहीं हो गया। देखिए, भाषा की विशेषता एवं प्रवृत्तियाँ। तो अगर ये आपसे पूछ ले कि ला सीसियते द लिंग्विस्टिक, ये समिति कहाँ की है? तो पेरिस की है। कब की बनी है? 1866 में। 1866 में। इन पे विचार नहीं करना। एक भाषा की उत्पत्ति, एक विश्व भाषा निर्माण। तो किसने, अगर आपसे ये पूछ ले कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हो गई, विश्व भाषा का निर्माण कैसे हुआ, अगर इस पे आप विचार मत करिएगा। ये दो बात किसने कही? पेरिस के भाषा विज्ञान की एक ला सिसियते द लिंग्विस्टिक ने किया था 1866 में। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है कि भाषा की उत्पत्ति के बारे में, विश्व भाषा के निर्माण के बारे में विचार करने के लिए मना किसने किया? 1866 में। अब अगर आपको ये बुला रहा है कि 66 कैसे याद करूं, तो हम आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं कि छाछा काल करके किया था। कि छाछा काल मत करो, भाषा की उत्पत्ति के बारे में और विश्व भाषा निर्माण के बारे में आप विचार नहीं करेंगे। पेरिस का था ये समिति और सीसी कैमरे में लोड ये दिखाई दिया। तो ला सीसियते द लिंग्विस्टिक। भाषा की विशेषताएं क्या है? भाषा, अब देखिए इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या भाषा पैतृक संपत्ति है? यही क्वेश्चन पूछता है और इसमें एक्स्ट्रा कुछ देता नहीं है। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, हमारे पिताजी की संपत्ति नहीं है कि पिताजी ने भाषा, जैसे हमारे पिताजी को बहुत सारी भाषाएं आती हैं, जैसे विश्वनाथ है उनको 18 तरह की भाषा आती है, जैसे चंद बरदाई हैं उनको 6 तरह की भाषा आती है। तो क्या आप हम उनसे, उनके पुत्र जो हैं उनसे 18 तरह की भाषा सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। चंद बरदाई के बेटे जो है जल्लड़, क्या उनसे 18 तरह की भाषा सीख सकते हैं? नहीं भी सीख सकते। तो इसलिए भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, क्योंकि हम समाज में रहकर सीखते हैं। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज, नैसर्गिक होता है। भाषा जैसे सतत प्रवाहमान, जैसे अभी हम दिन प्रतिदिन सीखते ही रहते हैं, सहज भी होता है, नैसर्गिक भी होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। जैसे अर्जित संपत्ति क्या है? एक भाषा होती है जो सीख करके हम उसको अर्जित कर लेते हैं संपत्ति के रूप में। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील ऐसी होती है कि भाषा आज कैसी भाषा है, कल कैसी है, परसों कैसी है, या पहले कैसी थी, आज कैसी है, आने वाले कल में कैसी रहेगी। इसलिए भाषा अर्जित संपत्ति है, परिवर्तनशील भी है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा के माध्यम से भाव संप्रेषण आता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। देखिए, अनुकरण के द्वारा कैसे सीखी जाती है? जैसे कि यूट्यूब पे चैनल बनाना, हमको आता नहीं था यूट्यूब पे चैनल बनाना, और शायद इतना हमको जानकारी भी नहीं है यूट्यूब पे चैनल कैसा बनाया जाता है, पर हम अनुकरण करके हम सीख लिए। तो ये क्या है? भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता, संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर होता है। पता है भाषा जटिलता से कैसी होती है? जब हम बचपन में ABCD पढ़ते हैं तो हमको ABCD कबूतर खरगोश पढ़ना इतना कठिन लगता है कि वही चीज़ नहीं आता। हाँ, और आज हमको भाषा, अभी कोई बोले ABCD पढ़ा दो या काखा गागा पढ़ा दो, तो हम बोलेंगे हैं काखा गागा, अच्छा काखा गागा 4 बार पूछेंगे, क्योंकि भाषा जब हम सीख लेते हैं तो वो सरल हो जाती है। पर जब नहीं सीखते वो
जटिल होती है, कठिन होती है। संयोगात्मक से वियोगात्मक, पहले भाषा बनने का संयोग होता है। संयोग इसलिए होता है कि हम चलो संयोग है कि मम्मी ने एडमिशन करवा दिया, आप पढ़ाई करेंगे। वियोग इसलिए हो जाता है कि पढ़ते 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 जब नौकरी हमको नहीं मिलती तो हम भाषा वियोग समझने लगते हैं। संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर उन्मुख होती है। भाषा परंपरा वस्तु होती है, परंपरा वस्तु होती है क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे हमारे बच्चे बोलेंगे, ऐसे जैसे हमारे घर के संस्कार रहेंगे जो भाषा के, वही परंपरा वस्तु होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक पृथक होती है, संरचना अलग अलग होती है। भाषा विकास की प्रमुख चरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे भाषा के विकास के कितने चरण होते हैं तो 4 चरण होते हैं। देखिए, आप आंगिक होते हैं, अंग से सिखाते हैं। वाचिक जैसे हम अपने वचन से आपको सिखा रहे हैं, हम लिख करके भी नहीं सिखा रहे हैं। यांत्रिक मतलब मोबाइल रूपी यंत्र के माध्यम से आपको, हम भाषा के माध्यम से आपको बता रहे हैं और हम कुछ सिखा नहीं रहे हैं। इतने हम योग्य नहीं हैं कि हम आपको कुछ सिखा पाएंगे। आप सभी योग्य हैं, बस एक हमको शौक़ लग रहा है कि हम भी पढ़ाएं थोड़ा। पता नहीं नौकरी मिले कि ना मिले, पर यूट्यूब के माध्यम से ही अपना शौक़ पूरी कर लें। बस ये किसी के लिए लगता है अब पढ़ाना पड़ेगा, नौकरी मिलने वाली नहीं है, ऐसा मन में लगने लगा है, तो इसलिए हम अपना शौक़ यूट्यूब माध्यम से पूरा कर लेंगे। और शायद हम ऐसा भी बताएंगे कि आप लोग को भी देसी जुगाड़ से आप लोग को याद भी हो जाए। सुनिएगा ज़रूर पूरा। जैसे भाषा के चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। चा से चरण, चा से 4। तो आंगिक होता है अंगों के माध्यम से, वाचिक होता है वचनों के माध्यम से, लिखित होता है लिख करके, यांत्रिक होता है यंत्र के माध्यम से। भाषा के विधित रूप जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मानक या परिनिष्ठित होता है, विभाषा होता है, उपभाषा होता है, प्रांतीय और बोली होती है। विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली। तो विभाषा किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, प्रांतीय भाषा या बोली किसे कहते हैं? तो आप जैसे जब हम दृष्टि पढ़ेंगे या वासुदेव नंदन आगे पढ़ेंगे तो विभाषा मतलब पश्चिमी हिंदी, अपभ्रंश हो, जितने अपभ्रंश हो। उपभाषा में जैसे राजस्थानी और मारवाड़ी, मेवाती, ये 4 उपभाषाएं हैं। और प्रांतीय भाषा किसे कहते हैं? जैसे राजस्थान में कहाँ कहाँ बोला जाता है, और मारवाड़ी कहाँ कहाँ बोला जाता है, अवध में अवधी कहाँ कहाँ बोला जाता है। तो अवधी कौन कौन सी बोलियां हैं, कहाँ कहाँ, तो ये बोली होती है। अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा और अमानक भाषा भी इसकी विशेषता है भाषा की। व्यक्ति बोली, जैसे हम आपको व्यक्ति के बोली के माध्यम से बता रहे हैं। विशिष्ट भाषा, भाषा विशिष्ट होती है। कूट भाषा होती है, कृत्रिम भाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है। तो ये हमारा भाषा है। बस इतना ही। विश्व की भाषा एवं वर्गीकरण हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शायद आपको मेरी बात समझ में आएगी। अगर समझ में आएगी तो देखिएगा, और थोड़े दिन में हम वासुदेव नंदन शुरू करेंगे। और वासुदेव नंदन शायद हम इतने अच्छे से बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। वासुदेव नंदन ऐसा होता है ना कि वासुदेव नंदन की बुक जल्दी समझ में नहीं आती, पर उसको आप कई बार पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर अच्छी लगेगी क्लास तो थोड़ा कुछ कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, और नहीं अच्छी लगेगी तो कोई बात नहीं। हम कोशिश यही करेंगे कि सरस्वती की बुक पूरी ख़त्म करेंगे, और इसको ख़त्म करके थोड़े ही दिन में पुनीत राय पढ़ेंगे और वासुदेव नंदन भी पढ़ेंगे। पुनीत राय, वासुदेव नंदन, ये फिर जब ये ख़त्म हो जाएगी तो हम दृष्टि पढ़ेंगे, और कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर लें। धन्यवाद, सभी का आभार, धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही। पसंद आएगा तो कमेंट करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद भाई बहनों।